भारत का इतिहास ऐसे अनेकों वीर पुरुषों एवं नारियों से परिपूर्ण है जिन्होंने समय की रूढ़ियों एवं सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर समाज को नवीन दिशा प्रदान की। परंतु इन महान आत्माओं में से अनेक के नाम इतिहास के पृष्ठों में कहीं गुम होकर रह गए और उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो सका जिसके वे वास्तव में अधिकारी थे। सावित्रीबाई फुले भी ऐसा ही एक विलक्षण नाम है। वे केवल भारत की प्रथम महिला शिक्षिका ही नहीं थी, अपितु एक क्रांतिकारी समाज सुधारिका, संवेदनशील कवित्री एवं महिलाओं तथा दलित वर्ग की सशक्त पक्षधर भी थी। 19वीं शताब्दी के उस समय में जब कन्याओं की शिक्षा को पाप समझा जाता था, सावित्रीबाई ने न केवल स्वयं शिक्षित होने का साहसिक निर्णय लिया बल्कि अन्य स्त्रियों को शिक्षित करने का संकल्प भी लिया। यह उनके संघर्षों, योगदानों तथा सामाजिक परिवर्तन की वह गाथा है जिसकी नींव उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और दृढ़ निश्चय से रखी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जनपद के नायगांव ग्राम में हुआ था। वे एक मराठी भाषी कृषक परिवार से थी जो माली जाति से संबंधित थे। उस समय भारत में जातिगत भेदभाव अत्यंत कट्टर रूप से व्याप्त था और माली जैसी जातियों को शूद्र अथवा निम्न माना जाता था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी नेवसे था। सावित्रीबाई का बचपन अत्यंत साधारण एवं ग्रामीण वातावरण में व्यतीत हुआ। उस काल की प्रचलित परंपरा के अनुसार उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की अवस्था में 13 वर्षीय बालक ज्योतिराव फुले से कर दिया गया। यही विवाह उनके जीवन की दिशा और भविष्य दोनों को परिभाषित करने वाला निर्णायक क्षण सिद्ध हुआ। हालांकि विवाह के समय सावित्रीबाई निरक्षर थी, परंतु उनके पति श्री ज्योतिराव फुले एक दूरदर्शी विचारक एवं समाज सुधारक थे। वे नारी शिक्षा को समाज के समग्र विकास का मूल आधार मानते थे। उन्होंने ही सावित्रीबाई को अक्षर ज्ञान प्रदान करना आरंभ किया। 19वीं शताब्दी के भारत में एक पति का अपनी पत्नी को शिक्षा देना सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी विचार प्रतीत होता है ना? सावित्रीबाई फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पति से प्राप्त की, जो स्वयं एक मिशनरी विद्यालय में शिक्षित थे। तत्पश्चात उन्होंने अहमदनगर में एक ईसाई मिशन विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। उनकी अध्ययनशीलता, समर्पण और शिक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प अत्यंत प्रेरणादायक था। एक दलित पृष्ठभूमि की स्त्री जब विद्यालय जाती थी तब मार्ग में उन्हें समाज की घृणा और अपमान का सामना करना पड़ता था। लोग उन पर पत्थर, गोबर और अपशब्द फेंका करते थे, परंतु उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। वे प्रतिदिन 2 साड़ियाँ लेकर निकलती थी, एक मार्ग में अपवित्र हो जाने हेतु और दूसरी विद्यालय में पहनने के लिए। यह उनका धैर्य और साहस ही था जो आज भी असंख्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत वे स्वयं एक शिक्षिका बनी। उन्हें पुणे स्थित नॉर्मल स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जहां से उन्होंने औपचारिक रूप से अध्यापन की योग्यता अर्जित की। 19वीं शताब्दी के भारत में विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अशुभ समझा जाता था, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, रंग बिरंगे वस्त्र पहनने पर निषेध था एवं पुनर्विवाह का अधिकार उन्हें नहीं था। ऐसे अमानवीय सामाजिक व्यवहार के विरुद्ध सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने प्रबल संघर्ष किया। उन्होंने पुणे में सत्यशोधक समाज विवाह मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। यह उस युग में एक क्रांतिकारी पहल थी जब विधवा विवाह समाज में वर्जित था। फुले दंपत्ति ने कई विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। इतना ही नहीं, वे उन विधवाओं की सहायता के लिए भी आगे आए जो गर्भवती हो चुकी थी। उस समय समाज गर्भवती विधवाओं को तिरस्कृत करता था, उन्हें मार दिया जाता था या तो वे स्वयं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती थी। इन्हीं पीड़िताओं की रक्षा हेतु फुले दंपत्ति ने बाल हत्या निवारण गृह की स्थापना की। यह भारत में अपनी प्रकार का प्रथम केंद्र था। यहाँ विधवाओं को सुरक्षित वातावरण में प्रसव तथा शिशु की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी।
उस युग में शिशु हत्या भी एक भीषण सामाजिक वास्तविकता थी। तिरस्कृत गर्भवती स्त्रियां समाज के भय से या तो जन्म के पूर्ण भ्रूण हत्या कर देती थी अथवा जन्म उपरांत शिशु की हत्या कर देती थी। जब सावित्रीबाई को इस सामाजिक विडंबना का ज्ञान हुआ तो वे अंतर्मन से व्यथित हो उठी। उन्होंने केवल आश्रय गृह की स्थापना ही नहीं की, अपितु समाज में व्यापक जन जागरण भी प्रारंभ किया। उनका विश्वास था कि प्रत्येक जीवन अनमोल है, चाहे उसकी उत्पत्ति किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि पर क्यों न हुई हो। इसी संवेदनशीलता के कारण वे उस समय भी पीछे नहीं हटी जब पुणे में कुष्ठ रोग की महामारी फैली। उस काल में कुष्ठ रोगियों को समाज से अलग थलग कर दिया जाता था और कोई उनके समीप भी नहीं जाना चाहता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई स्वयं आगे आई। उन्होंने न केवल कुष्ठ रोगियों को भोजन, औषधि और देखभाल प्रदान किया, अपितु उनके लिए एक सेवा केंद्र की स्थापना भी की। यह केंद्र सत्यशोधक समाज के अंतर्गत संचालित हुआ, जहां रोगियों का उपचार और पुनर्वास किया जाता था। वे स्वयं अपने हाथों से उनके घावों की सफाई करती थी। जहां आज की सेवा संस्थाएं संसाधनों से युक्त होकर कार्य करती है, वहीं सावित्रीबाई ने बिना किसी संसाधन के वह कार्य किए जिन्हें आज भी करना लोगों के लिए सरल नहीं। सावित्रीबाई ने महिला अधिकार, सार्वभौमिक शिक्षा और बेटियों की सुरक्षा के विषयों पर निरंतर जन जागृत अभियान चलाए। उन्होंने अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया, जबकि ब्राह्मणवादी समाज इसका कटु विरोध करता था। उन्होंने कहा, जब कोई माता अपनी शिशु को जन्म देती है तब ईश्वर ये नहीं कहता कि वो ब्राह्मण है या शूद्र। यह तो समाज का रचा हुआ एक मिथ्या भ्रम है जिसे हमें नष्ट करना ही होगा। उनका यह आंदोलन धीरे धीरे महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघता हुआ अन्य प्रांतों तक पहुंचा और नारी समाज में चेतना का संचार होने लगा। सत्यशोधक समाज का योगदान आज के सामाजिक न्याय आंदोलनों की नींव के रूप में देखा जा सकता है। सन 1857 में पुणे नगर में प्लेग नामक महामारी का प्रकोप हुआ। इस समय चिकित्सा सुविधा अत्यंत सीमित थी और समाज अंधविश्वास तथा भय के कारण इस रोग को शाप मानने लगा था। संक्रमित व्यक्तियों को तिरस्कृत कर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ऐसे संकटपूर्ण समय में सावित्रीबाई फुले पुनः जनसेवा के लिए अग्रिम पंक्ति में उतरी। वे प्रतिदिन स्वयं संक्रमित रोगियों तक भोजन और औषधियाँ पहुँचाती थी। मानवता की इस सेवा में वे स्वयं भी संक्रमित हो गई। 10 मार्च 1857 को उन्होंने प्लेग से पीड़ित एक रोगी की सेवा करते हुए इस संसार से विदा ली। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, वह एक युग की आहुति थी जिसने भारतीय समाज को एक नई चेतना दी। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि उद्देश्य पवित्र और संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि शिक्षा ही समाज परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। उनका संघर्ष किसी एक नारी का व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, वह समस्त भारतीय समाज के नवजागरण का आंदोलन था। आज भी जब हम समानता, शिक्षा और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमें सावित्रीबाई फुले के विचारों, आदर्शों और बलिदान को स्मरण कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए।